everyone, welcome to my YouTube channel. This is my second video regarding journal. In the previous video we discussed many things regarding journal, like what do you mean by journal, what was the meaning of journal, what were the functions of journal, and how we can make the performer or format of journal, and various transactions related to goods account. So I am continuing my topic with this video. So in the first topic I have taken, that is of discount. डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है? डिस्काउंट एक रिबेट है. जब भी आप कोई गुड्स परचेज़ करते हो या गुड्स सेल करते हो, तो जो लिस्ट प्राइस होता है गुड्स का, उसमें से जब कोई अमाउंट आपका माइनस करके आपको वो प्राइस पे करना होता है या वो उस प्राइस पे बेचना होता है, तो जितना अमाउंट आप माइनस करते हैं आप उसको डिस्काउंट कहते हैं. वो एक रिबेट होता है आपके लिस्ट प्राइस के अंदर. तो अकाउंट्स के अंदर हम डिस्काउंट को दो पार्ट्स में फर्दर क्लासीफाई करते हैं. वन इज़ ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड इज़ कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट एक होलसेलर या एक मैन्युफैक्चरर जब रिटेलर को देता है एक फिक्स्ड परसेंटेज के ऊपर, लिस्टेड प्राइस पर, जो भी गुड्स का लिस्ट प्राइस है उसके ऊपर जब एक फिक्स्ड परसेंटेज होलसेलर या मैन्युफैक्चरर रिटेलर को देता है, उसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं. ये हर टाइप के कस्टमर को मिलता है, भले ही वो क्रेडिट में परचेज़ कर रहा है या उसके लिए वो कैश दे रहा है. इसमें आप हर एक कस्टमर को आप ट्रेड डिस्काउंट ऑफ़र करते हैं. बट हम अकाउंट्स के अंदर ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री पास नहीं करते. सिंपली हम उसको क्या ट्रीटमेंट करते हैं, उसका जितना भी अमाउंट होता है हमारा, जितने भी प्राइस में हमने गुड्स बेचे होते हैं या ख़रीदे होते हैं, उसमें से जितना भी ट्रेड डिस्काउंट का परसेंटेज होता है उसके अमाउंट में से हम वो परसेंटेज माइनस कर देते हैं. हम डायरेक्टली एंट्री वही करते हैं जो हम पहले से करते आ रहे हैं परचेज़ और सेल की. सिंपली हम सिर्फ अमाउंट में से उतने ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके वो अमाउंट लिख देते हैं. एग्जाम्पल से समझते हैं इसको. A trader sells goods at price of rupees 50,000 at 10% trade discount for cash. एक ट्रेडर है, उसने 50,000 के गुड्स सेल करे हैं 10% ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर. तो हम एंट्री क्या करेंगे इसकी? सिंपली जो हमारी सेल्स की एंट्री होती थी, क्या होती थी? कैश हमारे पास आ रहा है, कैश अकाउंट हम डेबिट करेंगे. सेल्स हम कर रहे हैं, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, तो हम सिंपली कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करते थे पहले, जब हमें सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड करनी होती थी, और हम सिंपली 50,000 से कर देते थे. बट अब इसमें उसने 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तो हम 50,000 के ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे. वो होगा आपका 5,000 रुपीज़. तो 50,000 में से 5,000 आप माइनस कर देंगे और वो आपका आएगा 45,000. तो आपकी एंट्री सेम रहेगी, बस अमाउंट आपका डिफ़र हो जाएगा, दैट विल बी 45,000. नेक्स्ट हमारा होता है कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट हम कस्टमर्स को देते हैं ताकि वो हमें पेमेंट जल्दी कर सकें. कैश डिस्काउंट की वजह से एक मोटिवेशन मिलता है कस्टमर्स को कि वो पेमेंट जल्दी करें ताकि उनको कैश डिस्काउंट मिले. कई बार सेलर्स क्या करते हैं कि हमें कहते हैं कि सर अगर आप अभी के अभी पेमेंट कर देंगे तो आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट तो मिलेगा ही, साथ में 5% या 2% आपको कैश डिस्काउंट भी मिल जाएगा. तो लोगों के अंदर एक होता है कि यार अच्छा हम अभी पेमेंट कर देते हैं, हमें तो और डिस्काउंट मिल जाएगा. तो ये कैश डिस्काउंट होता है ताकि इससे क्या फ़ायदा होगा, मैन्युफैक्चरर या जो भी ट्रेडर है उसके पास पैसा तुरंत के तुरंत आ जाएगा, उसको वेट नहीं करना पड़ेगा. और परचेज़र के पास क्या बेनिफिट है कि उसको जितना प्राइस पहले पे करना पड़ रहा था अब उससे थोड़ा कम पे करना पड़ रहा है, उसको कैश डिस्काउंट मिल गया. हम अकाउंट्स के अंदर ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री, स्पेशल एंट्री नहीं पास करते, बट कैश डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं. डिस्काउंट जो होता है हमारा वो नॉमिनल अकाउंट होता है. तो हम जब डिस्काउंट अलाउ करते हैं, मतलब जब हमने गुड्स सेल करे हैं और हम किसी और को डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हम उसको डेबिट करेंगे. बट जब हम किसी से सामान परचेज़ कर रहे हैं और वो हमें डिस्काउंट दे रहा है, तो वो हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, हम उसको क्रेडिट करेंगे. राइट. अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. पेड कैश टू अरुण, हमने अरुण को कैश पे किया है, दैट इज़ ₹9600 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम ₹400. एक अरुण है, उसको हमने 9600 रुपीज़ पे किए हैं और उससे हमने डिस्काउंट लिया है 400 रुपीज़ का. तो अगर हम डिस्काउंट ले रहे हैं 400 का, 9600 कैश में पे कर रहे हैं, तो वैसे हमें टोटल अमाउंट पे कितना करना था? 10,000 पे करना था.
तो अरुण का अकाउंट तो हम 10,000 से डेबिट कर ही देंगे। कैश में हमने उसको कितनी पेमेंट करी है? कैश में हमने उसको सिर्फ 9600 की पेमेंट करी है, जिसमें से उसने हमें 400 रुपीज़ का भी डिस्काउंट दे दिया है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड में हम 400 लिख देंगे और कैश में हम 9600 लिख देंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड जैसे मैंने बताया कि हमेशा क्रेडिट होता है, वो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा क्रेडिट हो जाएगा, अरुण हमारा डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट भी हमारा क्रेडिट हो जाएगा 9600 रुपीज़ से। ये तो था हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड का। अगर हमने डिस्काउंट अलाउड देना हो तो उसका एग्जांपल क्या है? रिसीव्ड कैश फ्रॉम सोहन। सोहन से हमें कैश मिला है 4900 रुपीज़ का, जिसमें से डिस्काउंट अलाउड टू हिम, हमने उसको 100 रुपये डिस्काउंट दे दिया। अब हमने उसको डिस्काउंट दिया है तो वो डिस्काउंट अलाउड होगा। तो अब डिस्काउंट अलाउड को हम डेबिट करते हैं। तो हमने कैश हमारे पास आया है तो हम ऑब्वियसली कैश अकाउंट हमारा डेबिट होगा 4900 रुपीज़ से। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हमारा डेबिट होगा 100 रुपीज़ से, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड हम हमेशा डेबिट करते हैं, टू सोहन 5000 रुपीज़ से। नॉर्मल एंट्रीज़ होती हैं हमारी सारी डिस्काउंट की। सिर्फ कैश अकाउंट को जब हम कैश में जब हम डिस्काउंट ले रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट जब भी आएगा उसको हम डेबिट करेंगे और डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा क्रेडिट। बाकी पूरी एंट्री हमारी एज इट इज़ होगी। अब कई बार क्या होता है कि दोनों टाइप का डिस्काउंट मिल जाता है कई बार कस्टमर्स को, ट्रेड डिस्काउंट भी और कैश डिस्काउंट भी। तो उन एंट्रीज़ को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे अब वो देखते हैं। उन एंट्रीज़ में सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे। जितना भी गुड्स का लिस्ट प्राइस होगा उसके अंदर से सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे और उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट होगा उसमें से हम कैश डिस्काउंट लेस करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज़ 10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। एक गुड्स है, हमने 10,000 की गुड्स थी जिसको हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट पे बेचा और 2% बाद में कैश डिस्काउंट भी दे दिया। अमाउंट सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कितना अमाउंट बनता है। 10,000 की लिस्ट प्राइस थी गुड्स की, जिसमें से सबसे पहले मैंने बताया कि ट्रेड डिस्काउंट हम लेस करते हैं। तो हम लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, दैट इज़ 10%। 10% हम 10,000 का कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी 1,000 रुपीज़। उसको हम 10,000 में से डिडक्ट कर देंगे तो हमारा बैलेंस आएगा 9,000। 9,000 का अब हम कैश डिस्काउंट निकालेंगे 2%। 9,000 का 2% होगा 180 रुपीज़ और 180 माइनस करके 9,000 में से आपका बैलेंस बचेगा 8,820 रुपीज़। इट मीन्स अब हमें कितना अमाउंट मिलेगा एग्जैक्टली 8,820 रुपीज़। अब आप पूछेंगे पहले हमने ट्रेड डिस्काउंट क्यों माइनस किया, फिर कैश डिस्काउंट क्यों माइनस किया। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो हर टाइप के कस्टमर को मिलता है, भले वो कैश में पेमेंट दे रहा है या नहीं दे रहा, या क्रेडिट में परचेज़ कर रहा है या नहीं कर रहा। हमने वो देखना ही नहीं है वो कैश में पेमेंट ला रहा है या भी नहीं ला रहा है, हमने उसको ट्रेड डिस्काउंट तो देना ही देना है। तो नॉर्मली हम जब जैसे सारे कस्टमर्स को देते हैं ट्रेड डिस्काउंट, वैसे हम नॉर्मली ट्रेड डिस्काउंट देंगे, इसलिए हम सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। उसके बाद वो पर्सन हमें कैश में पेमेंट दे रहा है, इट मीन्स उसको इनिशियली कितनी पेमेंट देनी थी 9,000, बट वो अब कैश में हमें पेमेंट दे रहा है तो हमने सोचा कि उसको थोड़ा सा और डिस्काउंट दे देते हैं, तो अब इसलिए हम 9,000 के ऊपर उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। नॉर्मली हर एक पर्सन को 9,000 पे करना था, बट जो हमें कैश में पेमेंट देगा सबसे पहले उसको हम कैश डिस्काउंट देंगे, तो इसलिए हमने कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद अमाउंट पे लगाया है। इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट को, अब हमारे पास कैश आ रहा है तो हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। हमने ऑलरेडी ऊपर निकाल लिया कि हमें कितना कैश मिलेगा, तो वो 8,820 रुपीज़ मिलेगा। इसमें हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, हम कैश डिस्काउंट दे रहे हैं उस पर्सन को और कैश डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो कैश डिस्काउंट हमारा कितना है, सिर्फ कैश डिस्काउंट, दैट इज़ 180, तो हम 180 डेबिट कर देंगे डिस्काउंट अलाउड के अंदर। उसके बाद हमने सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। अब हमने सेल्स अकाउंट को 9,000 रुपीज़ से क्रेडिट किया, ना कि 10,000 से। क्यों? क्योंकि हम ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी हम लेस नहीं कर, मतलब ट्रेड डिस्काउंट लेस करके ही हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, हम कभी भी डायरेक्ट अमाउंट से नहीं करते। नेक्स्ट है कंपाउंड जर्नल एंट्रीज़। कंपाउंड जर्नल एंट्रीज़ क्या होती हैं? कई बार एक ही दिन पे, एक ही डेट पे 2 पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो जाती हैं, 2 या 2 से ज़्यादा।
तो ज़रूरी नहीं है कि हम उनको सबको अलग अलग रिकॉर्ड करें, हम एक ही ट्रांजैक्शन में दोनों एंट्रीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। उन एंट्रीज़ को हम कंपाउंड जर्नल एंट्रीज़ कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑन 31st March सैलरीज आर पेड फॉर ₹1 लाख एंड रेंट इज़ ऑल्सो पेड ₹10,000। एंट्री क्या होगी? हमने 31st मार्च को सैलरीज भी पे करी हैं 1 लाख रुपीज़ की और रेंट भी पे किया है 10,000 का। अगर हमें इसकी सेपरेट एंट्रीज़ करनी होती तो हम क्या एंट्री करते? हम पहले लिखते हैं सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1 लाख, और अगर हमें रेंट भी पे करना होता तो हम उसमें क्या लिखते हैं 10,000 टू 10,000, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। अब हमने दोनों की कंबाइन एंट्री करनी है, तो जो अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है हम उसको डेबिट कर देंगे, जो अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है हम उसको क्रेडिट कर देंगे। सैलरीज अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा था, सैलरीज अकाउंट हम डेबिट कर देंगे। रेंट अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा था, हम रेंट अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे। टू कैश अकाउंट, अब कैश अकाउंट में हम दोनों के अमाउंट को ऐड करके लिख देंगे, ठीक है। तो सैलरी अकाउंट हमारा डेबिट होगा 1 लाख रुपीज़ से, रेंट अकाउंट हमारा डेबिट होगा 10,000 रुपीज़ से, और कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा 1,10,000 रुपीज़ से। और हम इसकी नरेशन लिख देंगे एक्सपेंसेस पेड। नेक्स्ट है ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री क्या होता है? ओपनिंग एंट्री होता है कि हमारा बिज़नेस हो सकता है बहुत सालों से चल रहा हो। लास्ट ईयर हमने बुक्स बनाई अपनी अकाउंट्स की, उसमें हमारे कुछ क्लोजिंग बैलेंस होते हैं जिनमें हमें लास्ट में कुछ कैश बच जाता है, कई बार बैंक अकाउंट में पैसा होता है, हमारी कुछ एसेट्स होती हैं, कुछ लायबिलिटीज़ होती हैं जिनको हमें नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करना होता है। तो जर्नल में हम पहली एंट्री उसकी डालते हैं जो हमने लास्ट ईयर बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड किया है। तो उस फर्स्ट एंट्री को हम ओपनिंग एंट्री कहते हैं, जिसमें हम सभी एसेट्स के और सभी लायबिलिटीज़ के क्लोजिंग बैलेंसेस हम लिखते हैं फर्स्ट एंट्री में। तो जितने भी एसेट्स के अकाउंट्स हैं हम उनको डेबिट करते हैं क्योंकि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, और सभी लायबिलिटीज़ और कैपिटल का अकाउंट हम क्रेडिट करते हैं। अगर एसेट्स का टोटल लायबिलिटीज़ के टोटल से ज़्यादा हो जाता है, नोट डाउन, अगर एसेट्स का टोटल लायबिलिटीज़ के टोटल से ज़्यादा हो जाता है तो हम जो बैलेंस है उसको कैपिटल ट्रीट करते हैं, और अगर लायबिलिटीज़ का टोटल एसेट्स के टोटल से ज़्यादा हो जाता है तो हम बैलेंस को गुडविल ट्रीट करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब मैंने एग्जाम्पल लिया है ओपनिंग एंट्री का, इससे आपको ओपनिंग एंट्री इजीली समझ आ जाएगी। द फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ मोहन ऑन 1 अप्रैल 2020। मोहन की बुक्स में 1 अप्रैल 2020 को कुछ बैलेंसेस अपीयर हो रहे हैं। वो क्या है? एसेट्स का बैलेंस है, कैश हमारे पास है 8,000 उसका, बैंक बैलेंस है 10,000, स्टॉक 50,000 का पड़ा है उसके पास, और मशीनरी 1,20,000 की पड़ी है। लायबिलिटीज़ में उसके पास क्या पड़ा है? क्रेडिटर्स हैं उसके 25,000 के, जिसमें से रोहन जो एक क्रेडिटर है उसको उसने 10,000 रुपीज़ देने हैं, टीना एक क्रेडिटर है जिसको उसने 15,000 रुपीज़ देने हैं, और उसके पास कैपिटल कितनी पड़ी है? 2 लाख रुपीज़। तो अब हम इसको जब भी जर्नल बनाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसमें ओपनिंग एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। तो अब वो कैसे करते हैं? सबसे पहले आप डेट लिखेंगे 2020 अप्रैल 1, एंड हम सबसे पहले डेबिट बैलेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस अकाउंट डेबिट, साथ साथ अमाउंट भी लिख लेते हैं, 8,000, 10,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 50,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,20,000। अब ये हमने डेबिट बैलेंसेस रिकॉर्ड कर लिए। अब हम क्रेडिट बैलेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे। टू क्रेडिटर्स, अब क्रेडिटर्स में हम रोहन को अलग लिखेंगे और टीना को अलग लिखेंगे। टू रोहन 10,000, टू टीना 15,000, टू कैपिटल
2 लाख। अब ये हमने रिकॉर्ड कर लिए ओपनिंग बैलेंस। मैंने आपको बताया था उसके बाद हम बैलेंस को काउंट करेंगे। डेबिट बैलेंस को जब टोटल किया मैंने तो डेबिट बैलेंस मेरा कम आ रहा था क्रेडिट बैलेंस से। क्रेडिट बैलेंस मेरा आ रहा है 2,25,000, आप इसको रफ में कैलकुलेट कर सकते हैं। और डेबिट बैलेंस मेरा आ रहा था 1,88,000। तो 2,25,000 हमारा क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है और 1,88,000 हमारा डेबिट बैलेंस कम है। तो जब मैंने आपको बताया था कि एसेट्स का बैलेंस हमारे पास कम हो जाए और लायबिलिटीज़ का बैलेंस हमारे पास ज़्यादा हो जाए तो हम उसको गुडविल में डाल देते हैं और हम डेबिट में लिख देंगे गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे क्योंकि हमारे पास बैलेंस कम था डेबिट साइड का। और जो हमारा डिफरेंस है, हमारा डिफरेंस बन रहा है 37,000 रुपीज़ का। हमारा डिफरेंस 37,000 हमने गुडविल के अंदर डाल दिया। और अब हम यहाँ नरेशन में लिख देंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि हमने लास्ट ईयर की बैलेंसेस को नए ईयर में शुरुआत करने से पहले सभी ट्रांजेक्शन्स की उसको कैरी फॉरवर्ड किया है, तो हम एंट्री भी यही लिख देंगे। सिंपली आपकी ये एक जर्नल एंट्री, ओपनिंग एंट्री आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी। गाइस, मेरा नेक्स्ट वीडियो अगले टॉपिक से रिलेटेड होगा। प्लीज़ अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।